एक तस्वीर जिसमें सदियों से छिपे हैं कई रहस्य, एक चेहरा जिसने खुद में समेटे हैं कई राज। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पेंटिंग के ऊपर जिसने पिछले सैकड़ों वर्षों से हिस्टोरियन और रिसर्चर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है। हम बात कर रहे हैं लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग मोनालिसा के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को मैंने दो भागों में डिवाइड किया है, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ में हम जानेंगे कि आखिर ये पेंटिंग इतनी खास क्यों है और कौन कौन सी बातें हैं जो इसे खास बनाती है, और सेकेंड हाफ में हम ये जानेंगे कि आखिर मोनालिसा कौन है और क्या है इसकी आइडेंटिटी जिसने हिस्टोरियन और रिसर्चर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल इस पेंटिंग को बनाने में दा विंची को 14 साल लगे थे। उन्होंने इस पेंटिंग को 1503 से बनाना शुरू किया और 1517 तक बनाया। इस पेंटिंग को बनाने में दा विंची ने 30 से भी ज़्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया था, जिनमें से कुछ तो इंसानी बाल से भी ज़्यादा बारीक थे। और इतना ही नहीं, उन्होंने इस पेंटिंग को किसी कागज़ या कैनवस पर नहीं बल्कि एक लकड़ी के टुकड़े पर बनाया था। इस पेंटिंग की दूसरी सबसे ख़ास बात है कि जब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें कोई आउटलाइन या बाउंड्री नहीं दिखेगी, जिसके पीछे का कारण है कि दा विंची ने इसे बनाने के लिए एक खास टेक्निक, स्फुमातो टेक्निक का सहारा लिया था। इसकी अगली खासियत है इसकी रहस्यमय मुस्कान, जो अलग अलग एंगल से देखने पर ये अलग अलग नज़र आती है और धीरे धीरे इसकी मुस्कान गायब हो जाती है। और सबसे ज़्यादा रिसर्च इसके इसी रहस्यमय मुस्कान पर ही हुई है। इस पेंटिंग की चौथी सबसे खास बात है इसके होठ। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स और इस पर हुए रिसर्च की माने तो दा विंची को मोनालिसा के सिर्फ होठ बनाने में 12 साल लगे थे, जो कि ये दर्शाता है कि दा विंची इस पेंटिंग को लेकर कितने ज़्यादा जुनूनी थे, जो उन्होंने मोनालिसा के सिर्फ होठ बनाने के लिए अपने 12 साल खर्च किए। इस पेंटिंग की पांचवी और सबसे खास बात, जो सालों से हिस्टोरियन और रिसर्चर्स का और आज हमारे इस वीडियो का मेन सेगमेंट रहा है, मोनालिसा की आइडेंटिटी। कौन है ये मोनालिसा, क्या है इसकी पहचान, क्या ये दा विंची की कोई इमेजिनेशन थी या फिर कुछ और। तो चलिए हम वीडियो के सेकेंड हाफ में इन्हीं सारी मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें मोनालिसा की आइडेंटिटी को जानने से पहले मोनालिसा नाम की मिस्ट्री को जानना होगा कि आखिर ये नाम आया कहाँ से। आखिर इस पेंटिंग का नाम मोनालिसा कैसे पड़ा, क्या दा विंची ने इसे ये नाम दिया था या फिर किसी और ने। तो चलिए हम इस मोनालिसा नाम की मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल इस पेंटिंग के लिए मोनालिसा शब्द का प्रयोग सबसे पहले इटालियन आर्ट हिस्टोरियन जॉर्जियो वसारी ने किया था। दरअसल साल 1550 में वसारी ने दा विंची के ऊपर एक बायोग्राफी लिखी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि दा विंची 1503 में फ्रांसेस्को डेल जियोकोंडो की पत्नी मोनालिसा की तस्वीर बना रहे थे। इटालियन लैंग्वेज में मोना का मतलब होता है मैडम या माई लेडी। वसारी के अनुसार दा विंची 1503 में मैडम लीजा की तस्वीर बना रहे थे, यानी वसारी ने ही पहली बार फ्रांसेस्को डेल जियोकोंडो की पत्नी लीजा डेल जियोकोंडो को मोनालिसा नाम दिया था। तो इस तरह मोनालिसा वर्ड पहली बार दुनिया के सामने आया। लेकिन वसारी के किए दावे की 1503 में दा विंची फ्रांसेस्को की पत्नी लीजा जियोकोंडो की तस्वीर बना रहे थे, इसे मानने से हिस्टोरियंस ने साफ मना कर दिया। उन्होंने इसके पीछे ये तर्क दिया कि वसारी ने दा विंची के मरने के 31 साल बाद उसकी बायोग्राफी लिखी थी, इसलिए उनके पास शायद फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, इसलिए उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन साल 2005 में हेडलबर्ग यूनिवर्सिटी के एक स्कॉलर को 500 साल पुरानी किताब में एक हैंड रिटन नोट मिला, जिसे दा विंची के ही समय के एक व्यक्ति अगोस्तिनो वेसुपुसी ने लिखा था। उस व्यक्ति ने इस नोट में साफ साफ लिखा था कि दा विंची 1503 में लीजा डेल जियोकोंडो नाम की एक लेडी की तस्वीर बना रहे थे। इस हैंड रिटन नोट से वसारी की कही बात कि दा विंची 1503 में लीजा जियोकोंडो नाम की एक लेडी की तस्वीर बना रहे थे, ये सच साबित होती है, क्योंकि लीजा जियोकोंडो को सबसे पहले वसारी ने ही मोनालिसा नाम से संबोधित किया था। इससे ये बात भी साबित होती है कि लीजा जियोकोंडो ही असली मोनालिसा थी। तो दोस्तों, यहाँ तक तो हमने ये जाना कि ये पेंटिंग इतनी खास क्यों है, मोनालिसा नाम कहाँ से आया और लीजा जियोकोंडो ही असली मोनालिसा है। तो फिर ये सवाल उठता है कि क्या सारी दुनिया जिस मोनालिसा की पेंटिंग को देखती है और जो लूव्र म्यूजियम में है, क्या वही असली मोनालिसा है। तो इसका जवाब है नहीं। जी हाँ, आपने सही सुना। जिसे अब तक आप असली मोनालिसा समझ रहे थे और जो लूव्र म्यूजियम में है, वो असली मोनालिसा की पेंटिंग नहीं है।
और इस बात का खुलासा करती है एक रिसर्च। दरअसल साल 2004 में लूव्र म्यूजियम ने फ्रेंच के एक इंजीनियर और इन्वेंटर पास्कल कोट को मोनालिसा की पेंटिंग पर रिसर्च करने की परमिशन दे दी, जिसके बाद पास्कल कोट ने इस पर 15 सालों तक रिसर्च किया। इस दौरान उन्होंने एक खास मेथड लेयर एम्प्लीफिकेशन मेथड द्वारा जब पेंटिंग के सभी लेयर्स की स्कैनिंग की तो उन्हें एक खास चीज़ मिली। दरअसल उन्हें इस पेंटिंग के पीछे एक और औरत की स्केच मिली जो कि पेंटिंग वाली औरत से बिल्कुल अलग थी। इसके बाद पास्कल कोट ने इस स्केच की एक डिजिटली इमेज बनाई जो कुछ इस तरह दिखती थी, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पास्कल कोट द्वारा बनाई गई इमेज सन 1504 में दा विंची के ही एक स्टूडेंट रहे राफेल द्वारा बनाई गई एक औरत की स्केच से बिल्कुल मेल खाती है। दरअसल साल 1504 में राफेल ने दा विंची के स्टूडियो का दौरा किया था और उसी दौरान उसने लीजा जियोकोंडो की एक कॉपीड वर्जन बनाई थी, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन दोनों तस्वीरों के मिलने से ये साफ होता है कि असली मोनालिसा यही है जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। तो इन सारे तथ्यों से ये बातें सामने निकल कर आती है कि दा विंची फ्रांसेस्को के कहने पर 1503 में लीजा जियोकोंडो की तस्वीर बनाई तो थी, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने लीजा जियोकोंडो की तस्वीर को फ्रांसेस्को को नहीं दिया और उस पर एक नई तस्वीर बना दी। तो फिर एक और नया सवाल उठता है कि अगर असली मोनालिसा ये है तो फिर जो लूव्र म्यूजियम में है वो कौन है। दोस्तों, इस पेंटिंग में मौजूद लेडी की आइडेंटिटी को लेकर समय समय पर कई थ्योरीज दी जाती रही हैं, जिनमें से मेरे हिसाब से 2 थ्योरी सबसे ज़्यादा सटीक बैठती है। पहली थ्योरी के हिसाब से कुछ लोग ये मानते हैं कि पेंटिंग में जो लेडी है वह दा विंची के माँ है, तो वही दूसरी थ्योरी के हिसाब से कुछ हिस्टोरियन और रिसर्चर्स ये मानते हैं कि ये दा विंची का ही लेडी वर्जन है, यानी दा विंची ने इस पेंटिंग में खुद को ही एक औरत के रूप में दर्शाया है। दोस्तों, आप इस दूसरी थ्योरी को ज़रा याद रखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं इस थ्योरी को लेकर अपना ओपिनियन शेयर करूंगा जो शायद आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए हम फिर से अपने टॉपिक पर आते हैं। दरअसल ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट और साइकोएनालिसिस के फाउंडर सिगमंड फ्रॉयड ने दा विंची के पेंटिंग्स के थ्रू उनके लाइफ की एक साइको एनालिसिस की थी और उन्होंने अपने एक बुक में ये मेंशन किया था कि पेंटिंग में दा विंची ने लेडी के चेहरे पर जो मिस्टीरियस स्माइल को दर्शाया है वो कुछ और नहीं बल्कि उनका अपने मदर के प्रति एक गहरा अट्रैक्शन है। तभी तो उन्होंने इस पेंटिंग पर इतना समय दिया, वरना सोचने वाली बात है कि अगर पेंटिंग खास ना होती तो वो इस पर इतना समय ही क्यों देते। इसके अलावा अगर हम उनके अन्य पेंटिंग्स को गहराई से एनालिसिस करें तो ये साफ पता चलता है कि उनके ज़्यादातर पेंटिंग्स की थीम एक मदर और उसके सन की रही है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन सभी पेंटिंग्स में एक माँ अपने बच्चे को मुस्कुराते हुए देख रही है और वही मुस्कान इस पेंटिंग में मौजूद लेडी के चेहरे पर भी है, और ये किसी बच्चे को नहीं बल्कि पेंटर को देख रही है, जिससे साफ पता चलता है कि इस पेंटिंग में जो लेडी है वो कोई और नहीं बल्कि दा विंची की ही माँ है। और इस बात को मैं दूसरी थ्योरी जिसे वीडियो के बीच में मैंने आपको याद रखने को कहा था उसके द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, आप सभी ये जानते ही हैं कि दूसरी थ्योरी के हिसाब से कुछ हिस्टोरियन और रिसर्चर्स ये मानते हैं कि पेंटिंग में जो लेडी है वह दा विंची का ही लेडी वर्जन है, मतलब दा विंची ने खुद को ही एक औरत के रूप में दर्शाया है। और हिस्टोरियंस को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि पेंटिंग में मौजूद जो औरत है उसका फेशियल स्ट्रक्चर और दा विंची का फेशियल स्ट्रक्चर दोनों एक समान दिखती है, इसलिए कुछ हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि ये दा विंची का ही लेडी वर्जन है। लेकिन दोस्तों, मुझे ऐसा नहीं लगता। दोस्तों, अपने जेनेटिक्स के बारे में कभी ना कभी पढ़ा ही होगा, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि हम सभी को अपने माता पिता से जीन्स के थ्रू हमें हमारे रंग रूप आकार मिलते हैं, जिससे हमारे एक पर्सनैलिटी का निर्माण होता है। आपने कभी ना कभी अपने आसपास के लोगों को ये कहते हुए ज़रूर सुना होगा कि अरे ये तो अपने माँ पर गया है, अरे ये तो अपने फादर पर गया है। तो हो सकता है दा विंची का फेशियल स्ट्रक्चर का इस पेंटिंग में मौजूद औरत के फेशियल स्ट्रक्चर से मेल खाना इसी तरफ इशारा करता हो, क्योंकि दा विंची अपनी माँ की ओरिजिनल पेंटिंग नहीं बना सकते थे, क्योंकि दा विंची की माँ ने दा विंची को बचपन में ही छोड़ दिया था। हो सकता है दा विंची ने इस पेंटिंग में जानबूझकर अपना ही फेशियल स्ट्रक्चर डाला ताकि लोग समझ सके कि ये उनकी माँ की ही पेंटिंग है, क्योंकि कोई भी बच्चा मैक्सिमम टाइम अपने मदर या फादर पर ही जाता है। तो हो सकता है दा विंची इस सिद्धांत द्वारा इस पेंटिंग में मौजूद लेडी की आइडेंटिटी को बताना चाहते हों, क्योंकि दा विंची एक महान पेंटर होने के साथ साथ एक कुशल साइंटिस्ट भी थे,
लेकिन शायद हम उनके इस हिंट को समझ नहीं पाए। दोस्तों, आप इस दूसरी थ्योरी को जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझोगे तो आपको ये साफ नज़र आ जाएगा कि ये दा विंची की ही माँ थी। ये तो था इस पेंटिंग को लेकर मेरा ऑब्जर्वेशन। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी।